आज हमने इस नमक यात्रा की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों पर आपके लिए एक बहुत खास रिपोर्ट तैयार की है, जो आपको नमक की ताकत भी बताएगी। और इस रिपोर्ट के जरिए आपको यह भी पता चलेगा कि उस समय कैसे गांधी जी लाठी लेकर सत्याग्रह के मार्ग पर चलते थे और देश आजादी के संकल्प से बंध जाता था। यह रिपोर्ट उन बच्चों और युवाओं को जरूर देखनी चाहिए जिन्होंने आजादी के किस्से सुने और पढ़े तो हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं है और महसूस भी नहीं किया है। और सबसे अहम बात यह है, ये तस्वीरें आपको जी न्यूज़ के अलावा कहीं और देखने को मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि जी न्यूज़ देश का पहला न्यूज़ चैनल है और जी न्यूज़ के पास एक विशाल लाइब्रेरी है जिसमें तमाम तरह की तस्वीरें और वीडियोज़ हैं, जहां ऐसे लम्हों को बहुत संजोकर आपके लिए रखा गया है। तो आज आप इन तस्वीरों को देखिए, अपने आजादी के संघर्ष को महसूस कीजिए और अपने देश पर गर्व करना सीखिए। ना ये व्यक्ति साधारण था, ना वो दौर साधारण था। और आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो असाधारण और ऐतिहासिक है। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी की इस जीवटता को देखकर उनके आदर्शों पर आगे बढ़ने वाले देश ने अंग्रेजों के नमक कर को नाकाम कर दिया। ये सब यूं ही नहीं हुआ। नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ देश में गुस्सा बढ़ रहा था और गांधी जी इससे बहुत चिंतित थे। इस पर उन्होंने कई बार अपना गुस्सा लेख के जरिए जाहिर किया। लेकिन उन्हें वो जवाब नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। फिर वो दिन आया जिसे अंग्रेज कभी नहीं भूल पाए। 9 मार्च 1930 को साबरमती के किनारे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। कहा जाता है कि उस वक्त 75,000 से ज्यादा लोग साबरमती के तट पर महात्मा गांधी को सुनने के लिए पहुंचे थे। महात्मा गांधी ने यहीं से दांडी मार्च की घोषणा की और कहा, साबरमती के किनारे शायद ये मेरे आखिरी शब्द हों। अहिंसा अपनाते हुए हमने बहुत संघर्ष किया है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में खड़ी रह सकती हैं। लोगों को दिए संबोधन के बाद शुरू हुआ ऐतिहासिक दांडी मार्च। हाथों में एक छड़ी और तन पर सूती कपड़े डाले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया था और इसका मकसद था देश के लोगों पर थोपे गए नए टैक्स का विरोध। गांधी जी के साथ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे जिन्हें अपने महात्मा पर भरोसा था। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, सभी के अंदर एक 61 साल के बुजुर्ग ने आजादी की लौ जलाई थी और इस बार इस लौ में जलाना था अंग्रेजों के एक और फरमान को। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी तो 387 किलोमीटर थी और ये दूरी पैदल तय की जानी थी। महात्मा गांधी इस उम्र में तेज कदमों से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। उनके साथ उनके आश्रम के 78 लोग थे, जिनमें उनका खास बैंड भी शामिल था, जो रास्ते में भजन कीर्तन करता रहा। जिस रास्ते से भी महात्मा गांधी गुजरे, वहां हजारों लाखों लोगों की लंबी कतारें थी। उन रास्तों पर तिल रखने की जगह नहीं थी। भारत की आजादी पाने की चाहत और अंग्रेजों के खिलाफ जाने का जुनून ऐसा था कि न किसी को रास्तों की धूल की फिक्र थी और न ही पत्थरों की। दांडी मार्च के दौरान गांधी जी जहां भी पहुंचे, वहां लोगों ने उनका तिलक लगाकर स्वागत किया। हर कोई इस ऐतिहासिक मार्च में गांधी जी के साथ जुड़ना चाहता था। साबरमती आश्रम से लगभग 50 किलोमीटर चलने के बाद पहला पड़ाव था असलाली। असलाली की एक धर्मशाला में गांधी जी के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। असलाली पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। आम के पेड़ों के पत्तों से वंदनवार सजाकर उनका इंतजार हो रहा था। इसी गांव में शाम की प्रार्थना भी आयोजित की गई। प्रार्थना के बाद महात्मा गांधी ने लोगों को संबोधित किया और कहा, जब तक नमक पर लगने वाला कर नहीं हटाया जाएगा, तब तक मैं आश्रम नहीं लौटूंगा। इस रात वहीं ठहरने के बाद अगले दिन यात्रा फिर शुरू हो गई और बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर।
लगभग 15 दिनों के बाद दांडी मार्च नर्मदा नदी के किनारे पहुंच चुका था। यहाँ कुछ देर के लिए दांडी में शामिल जनता ने आराम किया। लगभग 24 दिनों और 387 किलोमीटर की यात्रा के बाद समंदर का किनारा नजर आने लगा। 5 अप्रैल 1930 की सुबह महात्मा गांधी के साथ लाखों लोगों का काफिला दांडी पहुंचा। दांडी में सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी का स्वागत किया। सुबह दांडी में समंदर किनारे पहुंचे महात्मा गांधी ने सबसे पहले वहां के एक मकान में आराम किया। कुछ घंटे आराम करने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया और नमक पर लगने वाले टैक्स के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया, जो अगली सुबह से शुरू होने जा रही थी। लोगों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी ने सबसे पहले नमक कानून तोड़ने की बात दोहराई। उन्होंने साफ कर दिया कि जिनको भी अंग्रेजी सरकार से डर लगता है वो लौट सकते हैं। जो लोग जेल जाने के लिए या गोली खाने के लिए तैयार हैं, वो मेरे साथ कल सुबह मौजूद रहें। 6 अप्रैल 1930 के ऐतिहासिक दिन सुबह होने वाली महात्मा गांधी की प्रार्थना सामान्य से कुछ ज्यादा देर चली। प्रार्थना खत्म होने के बाद महात्मा गांधी ने जनता को खास निर्देश दिए और फिर अब्बास तैयब और सरोजनी नायडू को अपना उत्तराधिकारी बताकर समंदर की ओर बढ़ चले। महात्मा गांधी ने सबसे पहले समंदर में स्नान किया। उसके बाद धीमे धीमे कदमों से उस जगह पर पहुंचे जहां जमीन पर नमक था। वहां पहुंचकर गांधी जी ने अपनी एक मुट्ठी में नमक को भर लिया। इस तरह से महात्मा गांधी ने नमक पर अंग्रेजों के एकाधिकार के घमंड को तोड़ दिया। ये गांधी जी का देश को एक बड़ा संदेश था कि अब समय आ गया है कि नमक खुद बनाया जाए। पूरे देश में लोग अपने अपने तरीके से नमक बनाने लगे। जो लोग समंदर किनारे बसे थे, वहां नमक बनाने का काम हर रोज होने लगा। जरूरत के मुताबिक ये नमक लोगों में बांटा भी जाने लगा। इस घटना के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों पर काफी जुल्म किए, कई गिरफ्तारियां की, लेकिन खुद से नमक बनाने का काम बंद नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। यही इस दांडी मार्च की सबसे बड़ी कामयाबी थी। नमक कानून को तोड़ने के नाम पर महात्मा गांधी को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें यरवडा जेल में रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि नमक की ताकत क्या होती है। नमक असल में भारतीय संस्कारों में घुला एक ऐसा गुण है जो हमें ईमानदारी का महत्व बताता है। भारत में नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को भी एक पहचान देता है। नमक हमें अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार रहने की शक्ति देता है। हमारे देश में कहा जाता है, मैंने देश का नमक खाया है, यानी मैं अपने देश के प्रति ईमानदार हूं। नमक हमें वफादारी के प्रति सजग रखता है और हमें वफादार बनाता है। नमक हमारे अंदर के विश्वास को मजबूत करता है और भारत में अक्सर लोग कहते हैं, मैं तुम्हारे नमक का कर्ज जरूर उतारूंगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने आप पर विश्वास किया है तो आप भी उसे धोखा नहीं देने की कसम खाते हैं और विश्वास की इस कसम का आधार ये नमक ही बनता है। भारत में एक और कहावत बड़ी मशहूर है, जले पर नमक छिड़कना, यानी दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। तो फिर नमक का चरित्र क्या है? आज हम आपको यहां नमक के स्वभाव के बारे में, नमक के चरित्र के बारे में भी कुछ नई जानकारी देना चाहते हैं। दुनिया भर की सभी भाषाओं में नमक को लेकर कई मुहावरे हैं, जिस पर अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पेपर प्रकाशित किया था और इस पूरी रिसर्च का निष्कर्ष यह था कि जिस देश का समाज शाकाहारी होता है, वहां की भाषा में नमक को लेकर मुहावरे ज्यादा प्रचलित होते हैं और ऐसे समाज में नमक की छवि पॉजिटिव मानी जाती है, यानी वहां नमक को पॉजिटिव माना जाता है। नमक को ईमानदारी और वफादारी से जोड़कर देखा जाता है। दूसरी तरफ जो समाज और देश मांसाहारी होते हैं, वहां नमक से जुड़े मुहावरे थोड़े कम होते हैं और ऐसे समाज में नमक की छवि नकारात्मक होती है। जैसे अंग्रेजों का एक मुहावरा है, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका हिंदी में अर्थ है किसी चीज को शक की निगाह से देखना। क्योंकि भारत में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग रहते हैं, इसलिए हमारे यहां नमक को लेकर ईमानदारी का भाव भी उत्पन्न होता है और इस पर जले पर नमक छिड़कना जैसे मुहावरे भी हमारे यहां बोले जाते हैं।
यहां एक दिलचस्प जानकारी यह भी है कि एक जमाने में रोम के सैनिकों का वेतन भी नमक के रूप में मिलता था और यहीं से अंग्रेजी का शब्द सैलरी बना, जो लैटिन भाषा के शब्द सैलरियम से आया है। उस समय इसका अर्थ होता था रोम के सैनिकों के आय के रूप में मिलने वाला नमक। आजकल लोकतंत्र के नाम पर हमारे देश में बहुत विरोध प्रदर्शन, सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन चलते हैं। आजकल भी आप देख रहे होंगे किसान भी आजकल ऐसे ही आंदोलन पर बैठे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे विरोध प्रदर्शन इसी लोकतंत्र के नाम पर होते हैं, इसी आज़ादी के नाम पर होते हैं। लेकिन असली आज़ादी कैसे ली गई थी, ये बात शायद लोगों को पता ही नहीं है। इसमें सरकार के खिलाफ असहयोग का विचार छेड़ा जाता है, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, हाईवेज बंद हो जाते हैं, टोल टैक्स नहीं दिया जाता, सरकार के तमाम आदेशों का पालन नहीं किया जाता, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ये सब कुछ होता है विरोध प्रदर्शन के नाम पर और एक तरीके से असहयोग करने की कोशिश की जाती है। असहयोग समाज के साथ, समाज के बाकी लोगों के साथ और सरकार के साथ, और इस देश की जो संपत्ति है उसे नष्ट किया जाता है। इसलिए आज ये समझना जरूरी है कि जब गांधी जी ऐसा करते थे तब हमारा देश गुलाम था और सरकार में अंग्रेज बैठे हुए थे, अंग्रेजों का राज था। उस समय ब्रिटिश सरकार का असहयोग होता तो ठीक था और असहयोग होना भी चाहिए। लेकिन आज हमारा देश आज़ाद है और हमारे देश की सरकार पर बाहर के लोग नहीं बैठे, अंग्रेज नहीं बैठे, हमारी अपनी सरकार है जिसे हमने खुद चुना है और लोकतांत्रिक तरीकों से चुना है। यानी ये जो सरकार है, चाहे वो किसी भी दौर की हो, वो हमारी अपनी चुनी हुई सरकार है। ऐसे में आज सत्याग्रह का इस्तेमाल करना, असहयोग का इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। इसे समझने के लिए आप आज महात्मा गांधी को सुन सकते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का असली अर्थ बताया था। और इसका अर्थ सड़कों को बंधक बना लेना और देश को ठप कर देना तो कहीं से भी नहीं है। अब आप ये सुनिए। काफी जगह पे आज सत्याग्रह चलता है, ऐसा कहते हैं। मुझको बड़ा शक है कि जिस जगह पे ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है, सत्याग्रह चलता है, वहाँ सचमुच वो सत्याग्रह है कि दुराग्रह है, ऐसा हमारे मुल्क में हो ये गया है। आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है का नाम ले लो, लेकिन काम तो इससे उल्टा ही है। और आज ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। पोस्ट ऑफिस के हो, टेलीग्राफ ऑफिस के हो, रेलवे के हो, या तो देशी राज्यों में आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की रिकॉर्डिंग है। वो सत्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। उन सबको इतना समझ लेना चाहिए कि हम ये काम जो आकाशवाणी कर रहे ध्वनि हैं संग्रहालय की वो रिकॉर्डिंग है। सत्य है या असत्य है। हम आगे बढ़ने से पहले आपको हम ये स्पष्ट कर दें कि ये जो हमने गांधी जी का भाषण आपको सुनाया, ये जी न्यूज़ की लाइब्रेरी से हमने नहीं लिया है, ये हमने प्रसार भारती की लाइब्रेरी से लिया है। इसलिए इसका श्रेय प्रसार भारती को जाता है, दूरदर्शन को जाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.